हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ को हमने देखा तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से ही रिलेटेड है। अगर हमें रेट लॉ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आ चुका है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो रेट लॉ हमारे पास आता है, ठीक है, ये हमारे पास फर्ज करें इस रिएक्शन का रेट लॉ है। इस रेट लॉ के अंदर जो एक्सपोनेंट होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का, इन एक्सपोनेंट्स के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर इसमें एक ही रिएक्टेंट है, उसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो नीचे वाला रिएक्शन है अमोनिया का, इसमें इसका एक ही रिएक्टेंट है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 0 होगा, ठीक है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो नीचे वाली है इसमें एक्सपोनेंट मतलब 1 है, तो इसका जो ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ये। अब ये तो हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इस तरह से आता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी कंसंट्रेशन पे, कितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1। और जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है तो उसके ऊपर उसकी जो डिपेंडेंस है वो किस तरह से है, मतलब वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कंसंट्रेशन के पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब सिंपल कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमने कहा जी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी की जो ना वो कंसंट्रेशन के हाफ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जब दोनों के लिए हम कंबाइन करते हैं ना, तो रेट लॉ जो दोनों के लिए आता है, रेट लॉ दोनों के लिए आएगा ए के हिसाब से जो रेट है, इधर के आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ए के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये 1 ही है, उसकी पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 1, यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर है जो इन दोनों को सम करेंगे 1 एंड 1.5 को, तो ये आ जाएगा 1.5 इसका ऑर्डर, ठीक है। 1.5 ऑर्डर इसका जो ना वो रिएक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बता रहा है कि नंबर 1 के रिएक्शन का रेट कितनी रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, और किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ उसका क्या रिलेशन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक रिएक्शन है उसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। तो रेट लॉ क्या आएगा? रेट लॉ हमारे पास आएगा जी के इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें रिएक्टेंट्स 2 हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर किसी रिएक्शन में जो ना वो 2 रिएक्टेंट्स हैं या 3 रिएक्टेंट्स हैं या एक ही रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। रिएक्शन का रेट जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 है, मतलब इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, बी की पावर भी क्या है 0 है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली कांस्टेंट है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी की कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी कंसंट्रेशन के कितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1, और किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ उसका क्या रिलेशन बन रहा है, कि क्या वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कंसंट्रेशन की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसकी पावर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 है, तो वो एक्सपोनेंट 2 बन गया, लेकिन जरूरी नहीं। यहाँ पे अमोनिया में देखें ना, यहाँ पे 2 इसका कोफिशिएंट है, लेकिन ये इसकी पावर 0 है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि इस रेट का जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता अमोनिया की। इसी तरह ये 2N2O5 में भी इसकी पावर जो ना वो 1 आती है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि वो इसकी 1 कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ऑर्डर जो है ना वो 1 है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं आमतौर पे जो हम हमारे सिलेबस में। उसके अलावा और भी होते हैं, 1.5 भी होता है, 2.5 भी होता है, 3 एंड फ्रैक्शन में होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये शामिल है, तो हमने इनको बारी बारी देखना है जी ये क्या होते हैं जी। अब हमारे पास आ जाते हैं जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं जी, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि हमने कहा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसके लिए अगर हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, मैथमेटिकली इसको देखना है, तो मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक रिएक्शन है जिसमें ए है रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, दो भी हो सकता है, जितने मर्जी ले ले, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन उन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि रिएक्शन के स्टार्ट में इसके आपने ए मोल लिए थे और जब रिएक्शन का स्टार्ट था प्रोडक्ट के 0 मोल थे, तब टाइम क्या था, 0 था। ठीक है, कुछ देर बाद प्रोडक्ट के एक्स मोल बन गए। ठीक है, तो जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं उतने रिएक्टेंट के कम हो जाते हैं, रिएक्टेंट के ए माइनस एक्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है ना कि अगर आपके पास शुरू में रिएक्टेंट 10 थी और प्रोडक्ट 0 थी, कुछ देर बाद रिएक्टेंट जो है वो 8 रह गई और ये 2 बन गई, तो इसका मतलब जितने ये बनेंगे इतने जो ना वो रिएक्टेंट कम होते रहेंगे, तो ए माइनस एक्स मोल इसके रह गए। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो रह गई है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में चूंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो मतलब dx ओवर dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन के पावर 0 के। मतलब यहाँ पे ये 0 जिसकी पावर हो वो 1 हो जाता है, तो मतलब हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सके एट एनी टी, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दे रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। हम चाहते हैं कि रिएक्शन के बाद किसी भी टाइम टी पे हम इसकी कंसंट्रेशन एक्स फाइंड आउट करना चाहें, तो उसके लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल से मुराद देखें यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ये कंसंट्रेशन का वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, दूसरा टाइम का वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स को हम दो डिफरेंट साइड्स पे इक्वेशंस की लेके जाते हैं, टाइम को उस तरफ ले जाते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ गया के इंटू डी टी। जब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये देखें ये ऑलरेडी डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये इसके डी जो है ना वो डिफरेंशियल को शो कर रहा है, और आपको मैंने बताया हुआ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उलट होते हैं। ठीक है, तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, इंटीग्रेशन में ये होता है कि एक हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है के टी प्लस सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन से क्या मुराद है, बाउंड्री होती है किसी चीज का आगाज या इख्तिताम। देखें जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ए बी में ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस वक्त बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि इसके ए मोल थे। ठीक है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0, और टाइम भी क्या था, 0। अब चूंकि ये इक्वेशन हमने इसमें हम डील कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ और टी के साथ, तो हमने दो चीजों को कंसीडर करना है। एक तो ये बाउंड्री है, एक रिएक्शन का स्टार्ट है जब एक्स जो है ना वो 0 के इक्वल है, एक्स की मिकदार 0 है तो टी भी क्या है, 0। एक वो है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन कब कंप्लीट होता है उसका हमें पता नहीं होता, तो हम पहली वाली बाउंड्री कंडीशन में वो वाली कंडीशन यूज करते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो एक्स की वैल्यू भी 0 थी, टी की वैल्यू भी क्या थी, 0। तो बाउंड्री कंडीशन की वैल्यूज पुट करके हम इस इक्वेशन में जो है ना वो सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये एक्स की जगह पे 0 आ गया, टी की जगह पे 0 आ गया, तो के सी जो है ना वो 0 की इक्वली आया। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर होती है के इंटू टी, अगर हमें टाइम पता हो और के की वैल्यू पता हो। के क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स निकालने के लिए, के यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टी को उधर ले जाएं। ठीक है, तो के को टी को उधर ले गए तो एक्स होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टी होता है सेकंड में, तो इसके यूनिट आगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताया ऐसा रिएक्शन है जो जिस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, देखिए इंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शंस होते हैं उनमें आमतौर पे जो है ना वो सबस्ट्रेट एक्सेस में होता है। सबस्ट्रेट जो होता है वो जिसको एंजाइम कन्वर्ट हो रहा है वो एक्सेस में होता है। ठीक है, वहां पे जो चीज रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन है। अब एंजाइम तो कैटालिस्ट है,
ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, इस वजह से ये फर्स्ट जितने भी इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं जो इंजाइम की वजह से होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंजाइम पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पे वहां पे रिएक्ट जो है ना वो सबस्ट्रेट एक्सेस में ही होता है। ठीक है। इसी तरह जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते बल्कि लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, केमिकल कन्वर्जन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं, तो ये लाइट होगी, तो ये यहाँ पे हम इसको H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट को। ठीक है। तो लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से ये भी सारे के सारे फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि कैटलिस्ट जो है वहां पे लाइट उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो रिएक्शन है, इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमने ली शैटलर प्रिंसिपल में और वो जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में इक्विलिब्रियम वाले में, कि रेट अमोनिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन इसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में हो, ठीक है, वो उसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये एग्जांपल्स थी जी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।